नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और कैश पर अब नो ऐश। जी हां, काले धन पर बड़ी चोट करने और कैश ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी है। यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में लेन देन करने पर कानूनन जुर्म माना जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 3 लाख तय करने की घोषणा की थी। बिल पास होने पर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट घटकर अब 2 लाख हो जाएगी। फाइनेंस बिल में संशोधन 1 अप्रैल से लागू होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 4 बड़े मेहमान हैं जो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। इन सभी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। काले धन पर एक और वार, कैश ट्रांजैक्शन पर बड़ा प्रहार। 2 लाख तक कर पाओगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप घर या महंगी ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जरा सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। दरअसल अब आप ये चीजें खरीदने के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 3 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है। 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही दुकानदार तय लिमिट से जितना ज्यादा कैश लेगा उसे पूरी रकम पेनल्टी के तौर पर चुकानी पड़ेगी। यानी दुकानदार ने 4 लाख रुपए कैश में लिए हैं तो उसे 4 लाख रुपए की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने तय लिमिट से ज्यादा कैश लिया है। ये पेनल्टी उसे चुकानी होगी जिसने कैश लिया है। साफ है कि कोई भी शख्स 2 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार को ये लिमिट 3 लाख रुपए से 2 लाख करने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्शन में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। इस वजह से सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाने की सोची। वहीं लग्जरी प्रोडक्ट्स की कैश में बिक्री रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही ज्वेलरी में होने वाले काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए भी ये कदम है। दरअसल मोदी सरकार ने ब्लैक मनी रखने वालों को पकड़ने के लिए नया दांव खेला है। यानी नोटबंदी के बाद भी मोदी सरकार की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि कैश पर जो लगाम लगाई गई है 2 लाख रुपए तक की, इसका कहां असर पड़ सकता है, कौन कौन सा सेक्टर है जो इससे प्रभावित हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी की खरीदारी पर इसका बड़ा असर हो सकता है क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश खरीदारी हो नहीं सकती। प्रॉपर्टी खरीदने में भी अब इसका असर हो सकता है क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन कानूनन जुर्म माना जाएगा और उतना ही उस पर जुर्माना होगा जितना ट्रांजैक्शन होगा 2 लाख से ऊपर। वाहन खरीदना भी, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इस पर भी असर हो सकता है। शादी में जो भारी भरकम खर्च होता है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है और शादी में खर्च पर भी इस नियम का असर देखने को मिल सकता है। और पार्टियों में जो खर्च होता है, जो बड़ी पार्टीज होती है, उनमें भी कैश ट्रांजैक्शन अक्सर देखने को मिलता है, तो उस पर भी इस नियम का असर पड़ सकता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन पर क्या असर पड़ा नोटबंदी के बाद, ये हम आपको बताते हैं। मतलब आप इससे समझने की ये कोशिश कीजिए कि सरकार को ये जरूरत क्यों पड़ी 3 लाख से 2 लाख लिमिट करने पर। देखिए, नवंबर में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद दिसंबर से अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन का हम यहाँ पर ट्रेंड देखें तो दिसंबर में कुल कैशलेस ट्रांजैक्शन जो थे वो 95 करोड़ रुपए के आसपास थे, जो जनवरी में घटकर 87 करोड़ रुपए के हो गए। और 95 करोड़ ट्रांजैक्शन जो 87 करोड़ हो गए, वैल्यू नहीं है, ये हम आपको नंबर बता रहे हैं। इसके बाद फरवरी देखिए, फरवरी में 76 करोड़ कुल कैशलेस ट्रांजैक्शन हुए और लगातार फरवरी तक ये ट्रेंड घटा है। और मार्च में जो संभावित आंकड़ा है वो 86 करोड़ के आसपास हो सकता है क्योंकि मार्च अभी चल रहा है, पूरा आंकड़ा आया नहीं है। तो ट्रेंड ये बता रहा है कि जैसे ही नोटबंदी खत्म हुई, कैशलेस ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम होने लग गए। मेरे साथ इस पर बात करने, जैसे आपको मैंने बताया था कि कुछ बड़े नाम है, वो हम आपको बताते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल होंगे थोड़ी देर में, सेक्रेटरी जनरल हैं CAIT के। मेरे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मेरे साथ अश्विनी कक्कड़ हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं मरकरी ट्रैवल्स के। और मिस्टर प्रदीप अग्रवाल हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और इसके साथ ही एसोचैम की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र मेहता, आपको लगता है सरकार ने जिस तरह से कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट अब 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी है, आपके व्यवसाय पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है?
देखिए, ये बात ज्वेलर्स अच्छी तरह जानते थे। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो डीमोनेटाइजेशन कोई पहला प्रोसेस नहीं था। जो एक पूरा ब्लैक मनी को लेकर जो पूरा ट्रांजैक्शन, पूरे ब्लैक मनी को इवोपरेट करने की बात थी, ब्लैक मनी को जो खत्म करने की बात थी, ये उसका प्रोसेस है। और ज्वेलर्स सब इसके लिए तैयार हो चुके हैं। ज्वेलर्स खुद अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं। वो सरकार से भी बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि हमें रेगुलेट किया जाए। तो इस तरह के कानून अब आएंगे और ज्वेलरों को इनको सहन करना पड़ेगा। और इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि सरकार काले धन के ऊपर नहीं सर, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, कई बार आपकी फेटर्निटी पर ये आरोप लगता है, मैं सबको नहीं शामिल कर रहा और मैं आपको भी नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ज्वेलर्स पर यह आरोप लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन या तो कच्चा करते हैं या फिर कैश में करते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड होता है। तो क्या उसका अगर वो ऐसे चलता रहा तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। ये जो कैश ट्रांजैक्शन लिमिट सरकार ने 2 लाख रुपए की है, तो अब बिल्कुल इस तरह के ट्रांजैक्शन कम होंगे। मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में लगभग 6 लाख ज्वेलर्स हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि लगभग 1% ज्वेलर्स या 600-700 ज्वेलर्स ने इस तरह के काम करते हैं जो कानून के दायरे में नहीं है। लेकिन इस कानून से उन पर भी अंकुश लगेगा। उन पर भी अंकुश लगेगा। ठीक है, मैं अपने दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। अश्विनी कक्कड़ है मेरे साथ, मरकरी ट्रेवल्स के, और टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री पर इसका क्या फर्क पड़ेगा ये भी जानना चाहेंगे। कक्कड़ साहब, आपको क्या लगता है जो कैश ट्रांजैक्शन लिमिट घटाई गई है, इसका ट्रेवल्स इंडस्ट्री पर भी कोई फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है कि क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो ऐसे नियम लाने ही पड़ेंगे? इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी जुड़ चुके हैं और प्रवीण खंडेलवाल भी जुड़ चुके हैं, लेकिन आप पहले सर। देखिए, ऐसा है कि ये जो मेजर्स हैं ये जनरली तो अच्छे मेजर्स हैं, क्योंकि बोलिए। इसमें देखने वाली बात यह कि देखिए कि ये मेजर्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जनरली देखा जाए तो सब कुछ क्लीन इकोनॉमी में आ जाएगा, मगर इतना भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों पे प्रॉब्लम आती रहे। तो ये जो 3 लाख से 2 लाख है, ये पता नहीं कितना जरूरी था। ये हमें तो बाहर बैठ के समझ नहीं आ सकती, मगर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरेनर्स आते थे नॉर्मली 2000 पाउंड तो कोई भी फॉरेनर चेंज कराता है, तो 2000 पाउंड का चेंज कराना मतलब 2 लाख से ऊपर ही हो गया। तो अब वो फॉरेनर आएगा और 2 लाख रुपए भी चेंज नहीं करा पाएगा, तो ये एक तकलीफ की बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या ये चेंज कराने पर भी ये नियम लागू है क्या? मैं क्लियरिटी ले लेता हूं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, यहाँ पर कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि एक फॉरेनर आएगा और 2000 पाउंड चेंज कराएगा तो वो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या इस पर भी ये पाबंदी लागू होती है, और सरकार की क्या सोच है इस नियम के पीछे, जरा ये बताइए, फिर अपने दूसरे 2 मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सचेंज होता है वहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई भी फॉरेनर आता है एयरपोर्ट पे, जो मनी चेंजर होते हैं वहाँ पर कोई चेंज कराता है, तो वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर तो आपको पासपोर्ट दिखाकर वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो नियम है ये ट्रांजेक्शन्स के लिए है। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या किसी को आप पैसा देते हैं कैश में, उसके लिए नियम है कि आप वहाँ पर अपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई खरीदारी नहीं कर सकते। ये नियम है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो नियम है वो फॉरेन एक्सचेंज जो मनी चेंजर होते हैं वहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। वहाँ पर आप पासपोर्ट दिखा के आप अपना मनी चेंज करा सकते हैं। ठीक है, मैं अब प्रवीण खंडेलवाल आपके पास आऊंगा। प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि रिटेलर्स कहीं ना कहीं, या कहें व्यापारी वर्ग आशंकित ज्यादा है इससे कि उसको ज्यादा प्रभावित हो सकता है इससे, तो व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आप बताइए क्या आप दिक्कत होगी इस नियम से, या आप इसके लिए तैयार हैं और आपको लगता है आप ये अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है? देखिए, डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी में जाने के लिए इस तरीके के नियम निश्चित रूप से आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी एक बड़ी प्रारंभिक अवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो गांव से आते हैं, जो मुफस्सिल एरिया से आते हैं, सामान को परचेज करने के लिए शहरों में, संभवतः उनके लिए एक सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है कि 2 लाख की जो लिमिट है
उतना वो माल खरीदेंगे या उससे ज़्यादा खरीदेंगे, तो किस प्रकार से ये प्रोविजन तो कैश में क्यों नहीं, चेक में क्यों नहीं खरीदेंगे? मुझे लगता है कि या जो सरकार ने इतने सारे मेजर्स दिए हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के, उसमें क्यों नहीं करेंगे? या क्या उनके पास ये साधन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट अभी शुरू हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि हम अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में हैं। यदि हम आज ये उम्मीद करें कि पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने जा रहे हैं। ठीक बात है। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, और उस समय तक के लिए हमें इस तरीके के जो कदम है वो धीरे धीरे करके उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, प्रदीप अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है, कई बार हमारे पास खबरें भी आती हैं कि वहां पर ब्लैक मनी बहुत खपाई जाती है। और तो क्या इस तरह के नियम उस ब्लैक मनी पर कोई चोट कर पाएंगे, या आपको लगता है कि जब अनरिपोर्टेड होंगे, अनडॉक्यूमेंटेड होंगे, तो चाहे 2 लाख का ट्रांजैक्शन करें, चाहे 10 लाख का करें, जब सामने नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर डिमोनेशन की बात करें तो डिमोनेशन के बाद अगर उस ब्लैक मनी की अगर हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर सेकेंडरी मार्केट में यूज़ होता था, वो ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है। हम जहां 2 लाख और 3 लाख इस अमाउंट की जो बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में ना ही इस अमाउंट की कोई सिग्निफिकेंट है, ना ही कोई अमाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा सके। अच्छा। लेकिन जिस हम 2 लाख या 3 लाख के अमाउंट की बात कर रहे हैं, अगर हम देश में बात करें तो 95% लोग ऐसे हैं जो 2 लाख से 2 लाख की अमाउंट तो जिन लोगों के पास खर्चने के लिए शायद हो भी ना, मतलब ऐसे लोग 95% है जो 2 लाख का ट्रांजैक्शन कैश करते ही ना हो। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर वही लोग इससे परेशान हो सकते हैं जो ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं। और देखिए, पूरा का पूरा देश बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे हैं। चाहे कोई भी मार्केट क्यों ना हो, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे आपका जितने भी ट्रेडर हैं, कोई भी मार्केट है, एक माइंडसेट चेंज करने की बात है कि नहीं, अब ये ट्रांजैक्शन में कैश में नहीं कर सकता। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा हो गया था कि लोगों के पास कैश ही नहीं था। अगर 10,000 20,000 रुपए, तो उस टाइम पे बड़े से बड़ा आदमी भी अपने उस काम को किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहा था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हम इतने कैश में भी उस काम को नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। इसको ऐसे स्टेप, जो ये प्रोसेस है ब्लैक मनी को खत्म करने के, ये आगे ऐसे स्टेप उठाते रहने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो देश है वो आगे बढ़ सके और एक अच्छी जो इकोनॉमी बदल रही है हमारे देश की, वो निकल सके। सहमत है इससे? आप इस बात से सहमत है सुरेंद्र मेहता साहब? पूरा बलिदान दे दो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि इस तरह के कदम, ये शॉर्ट टर्म पेन्स तो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे देश की इकोनॉमी को फायदा है। किसी भी ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इसका बेनिफिट होगा। आज जैसे कई बैंकें ज्वेलर्स को और बुलियन डीलर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करती है, इस टाइप के जब कदम उठाए जाएंगे तो ये बैंकों को भी देखना होगा उसके बाद में कि वो ज्वेलरी कंपनियों को लोन दे। ज्वेलरी कंपनियों का सिग्निफिकेंटली जो स्टॉक मार्केट के अंदर भी उनकी संख्या बढ़ेगी, तो ज्वेलरी मार्केट एक बहुत अच्छे कदम की तरफ बढ़ेगा। जरूर ये शॉर्ट टर्म पेन है। सरकार से हमारी सिर्फ एक ही दरखास्त है कि जितना तेजी से डिजिटल पेमेंट का प्रोग्रेस हो सके, विकास हो सके गांवों में और छोटे छोटे कस्बों में, वो तुरंत से तुरंत करे। बिकॉज ज्वेलरी जब सेल करते हैं तो वो एक बेसिकली करेंसी की तरह होता है। तो लोग जब चेक का पेमेंट देकर जाते हैं तो कहीं चेक रिटर्न हो जाए, इस तरह की कोई प्रक्रिया हो जाए, तो कोई भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। एक व्यापारी ये सब को अवॉइड करना चाहता है। तो यदि डिजिटल पेमेंट के प्रोसेस को फास्टर और स्मूदर कर दिया जाए और इसका तेजी से विकास किया जाए, तो ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है और मेरे ख्याल से सरकार सही दिशा में कदम ले रही है।